सर दोस्तों हम लोग ये बीपीएससी के प्रेटी सेट देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम लोग हिंदी के प्रेटी सेट देखने वाले हैं और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर ये 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर से पेपर है जो 2.0 बीपीएससी में पूछा गया था। ये 9th 10th का ये हिंदी का ये प्रेटी सेट है और टीजीटी पीजीटी और जूनियर सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अब चलिए हम वो लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है। तो बताइए 4 खंड की रचना का क्या नाम है। तो हम लोग जानते हैं कि ये मिश्र बंधु विनोद है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। आपने बताइएगा कि इसमें कितना आपका सही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम प्रतिदिन प्रेटी सेट लाने वाले हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आदिकालीन पृथ्वीराज रसो किसकी रचना है। तो आदिकालीन पृथ्वीराज रसो किसकी रचना है ये बताइए। तो हम लोग जानते हैं ये चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी रचना है, ये चंद्रबरदाई की रचना है। उसके बाद से आगे कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण किसने किया था। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण किसने किया था। तो प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण यह आचार्य प्रसाद द्विवेदी किए थे। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या माना जाता है बताइए। तो 13 से 75 से 1700 इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भक्ति काल का समय सीमा है 13 से 75 से 1700। उसके बाद से यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये किसकी पंक्ति है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये किसकी पंक्ति है। तो ये कबीर दास की ये पंक्ति है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। आगे यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन आगे इधर है। यहाँ से 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है। तो हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि, थोड़ा कमेंट बताइए ये कौन हो जाएंगे। मलुक दास हो जाएंगे कि बीरभान हो जाएंगे कि मालिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन हो जाएंगे बताइए। ये मलुक दास होंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी होंगे। इसी में से दोनों में से एक है। तो ये बताइए कौन होंगे। इसका आंसर इसका क्या होगा। मालिक मोहम्मद जैसी पर हम लोग मालिक मोहम्मद जैसी होंगे। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो मालिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन हो जाएंगे। तो मालिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए। आगे कह रहा है कि भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगा है। तो भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगा है। तो ये तुलसीदास के जो नाम के पहले गोस्वामी लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल जो क्या हो जाएंगे। ये रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि 79 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निज भाषा उन्नत है।
निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही ये को सूल। ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि गोदान, गोदान किस विधा की रचना है? बताइए गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? हमें 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। गोदान किस विधा की रचना है? तो ये एक गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये क्या हो जाएगा? ये अंतिम उपन्यास है प्रेमचंद्र का, यह अंतिम उपन्यास है। उसके बाद से कह रहे एकासी हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे ये हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। उसके बाद से कह रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन है? आधे अधूरे, सबसे बड़ा आदमी और ध्रुव स्वामिनी। तो कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? बताइए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद की रचित नाटक है। उसके बाद से कह रहा है कि आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद से 84 रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस में ये 7 कांड हैं। उसके बाद से 85 नंबर क्वेश्चन सुमित्रानंद पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो सुमित्रानंद पंत, ये सुमित्रानंद पंत महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी युग के कवि हैं। ये छायावादी युग के कवि के अंतर्गत आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कर सुमित्रानंद पंत छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? और सुमित्रानंद पंत ये छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर हम लोग को गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर उत्तर को बताना है। चलिए हम अपने गद्यांश को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है कि संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। तो हमें कह रहा है ना, संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में ये हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, दूसरे की भलाई न करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि न पहुंचाए तो वह किसी को हानि न पहुंचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए और क्योंकि ये क्षणिक है और केवल आत्मा शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। तो यही कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। यहाँ पर हमें प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? यश, ऐश्वर्य, नैतिकता और धर्म और धार्मिकता और माधुर्य। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? 46 नंबर को क्या होगा? हमें 46 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो नैतिकता और धर्म ये हो जाएगा। नैतिकता और धर्म हमें क्या हो जाएगा? नैतिकता और धर्म ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। और उसका मानव का अस्तित्व कैसा है? सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, क्षणिक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मानव का जो
ये क्षणिक है। मानव का अस्तित्व कैसा है, तो मानव का अस्तित्व ये क्षणिक है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि ऐश्वर्य का अर्थ क्या हो जाएगा। ऐश्वर्य का अर्थ वैभव, धन, ईर्ष्या। ये कह रहा है कि क्या हो जाएगा ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य का अर्थ वैभव होता है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य का अर्थ वैभव। उसके बाद से आगे क्वेश्चन, ये कितना नंबर है, 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 के 88 यहाँ से भी, इसमें भी गणांक से दिया गया है, इसको पढ़ेंगे। 89 से 92 तक ले इस गणांक को पढ़कर उत्तर देंगे। कह रहा है कि आधुनिक युग विज्ञान के युग के नाम से जाना जाता है और आज विज्ञान की उपलब्धि का पता धरती से आकाश तक लहरा रही है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है और मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजयी दुभी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, विज्ञान एक वरदान है। विज्ञान एक वरदान है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। विज्ञान क्या है, विज्ञान एक वरदान है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है। क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 90 का क्या हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा। तो 90 का क्या हो जाएगा, ये 90 का सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दिगंतर का अर्थ है। तो दिगंतर का अर्थ क्या हो जाएगा, दिशाओं के अंत में, दिशाओं के अंतर में, सभी दिशाओं में। तो दिगंतर का अर्थ होता है सभी दिशाओं में। दिगंतर का अर्थ क्या होता है, दिगंतर का अर्थ होता है सभी दिशाओं में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या हो जाए। ऊंचा झंडा, बहुत बड़ी सफलता मिलना, बड़ा झंडा। तो धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ हो जाएगा बहुत बड़ी सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, बहुत बड़ी सफलता मिलना। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर 93 से 96 तक ले कुछ गद्यांश दिया गया, उसको पढ़कर हमें क्या करना है, उसको पढ़कर उत्तर देना है। यहाँ पर चलते हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि दिया बाती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधर लाना था। कुछ मुँह देखी कहेगी, कुछ ललो चोपो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। तो कह रहा है, एक बार और पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि दिया बाती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, वो उधार लाना था। कुछ मुँह देखी कहेगी और कुछ ललो चोपो करेगी, तो तभी तो तेल उधार मिलेगा। तो वहाँ पर हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ना, उपयुक्त गद्यांश का कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। लेन देन, काम का समय और गरीबी। तो ये लेन देन हो सकता है। आप ये क्या हो जाएगा, गरीबी। ये इसका गद्यांश क्या हो जाएगा, गरीबी। उपयुक्त गद्यांश गरीबी होगा, सॉरी, यहाँ पर गरीबी हो जाएगा इसका। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, तो ये गरीबी होगा।
उसके बाद से कह रहा है कि दिया बाती का समय होने का अर्थ क्या हो जाएगा। संध्या होना, उजाला होना और उजाला करना। तो दिया बाती का समय होना के मतलब क्या होगा बताइए। दिया बाती का समय होना का मतलब क्या होगा। तो संध्या होना, दिया बाती का समय होना तो संध्या होना क्या हो जाएगा, संध्या होना। दिया बाती का समय होना मतलब संध्या होना। उसके बाद से 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुँह देखी करना का अर्थ क्या हो जाएगा। मुँह देखी ये करना का अर्थ हो जाएगा। मुँह देखी करना का अर्थ क्या होगा। मुँह देखी करना का अर्थ क्या होगा बताइए। मुँह देखी करना का अर्थ क्या होगा। पहली बार सामने होना, बातचीत करना, परिचय का लाभ होना। बताइए उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मुँह देखी बात करना मतलब मुँह देखी बात। 95 नंबर देखिए। परिचय का लाभ लेना। मुँह देखी करना मतलब परिचय का लाभ लेना। मुँह देखी मतलब परिचय का लाभ लेना होता है। उसके बाद से कह रहा है कि ललो छुपो करना का अर्थ क्या हो जाएगा। ललो छुपो करना का अर्थ क्या हो जाएगा। ललो छुपो करना का अर्थ बताइए। ललो छुपो करना का अर्थ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मन चाही मधुर बात। मन चाही मधुर बात ये क्या हो जाएगा। मन चाही मधुर बात ये ललो चोपो करना का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद से 97 से 70 तक निम्नलिखित गणनांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। कह रहा है कि आचार्य जी का, यहाँ से देखिए हमें 97 से 100 तक क्वेश्चन को देखेंगे और उसको हमें हल करना है। कह रहे हैं आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद और प्रेरणादायक रहा और मैं वर्षों और कह रहा है कि मैं वर्षों से उनके मधुर संध्या में लगातार सीखता रहा हूँ और उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा और उनकी ही सीख से कर्तव्यपरायणता को गाढ़ बांध लिया और उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरा जीवन सन्मार्गमी हो गया है तो मैं धन्य हो गया हूँ। तो कह रहा है कि जीवन का मिलन मेरे लिए कितना सुखद और प्रेरणादायक रहा। मैं वर्षों से उनके मधुर संध्या में लगातार सीखता रहा हूँ और उनकी ही प्रेरणा से संध्यानतर रहा और उनकी ही सीख से कर्तव्य परायणता को गांठ बांध लिया और उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरा जीवन सन्मार्गमी हो गया है, मैं धन्य हो गया हूँ। उपयुक्त कह रहे हैं ना कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। तो सीख होगा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीख होगा, सीख। उसके बाद से कह रहा है कि सान्निध्य का अर्थ क्या हो जाएगा। सान्निध्य का अर्थ क्या हो जाएगा। सान्निध्य का अर्थ निकट का प्रेरक भाव हो जाएगा। निकट का प्रेरक भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा सान्निध्य का। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन चलेंगे 99 नंबर क्वेश्चन पर। 99 नंबर इधर क्वेश्चन है। कह रहा है ना 99 नंबर क्वेश्चन, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाना। दृढ़ निश्चय करना, बंधन में रखना और गांठ बना लेना। ये दृढ़ निश्चय गांठ बांध लेना का मतलब क्या हो जाएगा। दृढ़ निश्चय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और धन्य होने का अर्थ हो जाएगा सौभाग्यशाली होना और धनी बन जाना और धन धान्य से संपन्न होना। तो कह रहा है कि धन्य होने का अर्थ हो जाएगा सौभाग्यशाली होना। धन्य होने का अर्थ हो जाएगा धन्य होने का मतलब क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। तो सौभाग्यशाली होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहे हैं हम उस पर चलेंगे
अभी यहाँ से हमें क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। आइए गद्यांश को पढ़ेंगे और ये गद्यांश 1 से 14 तक ले गद्यांश को ध्यान तो पढ़कर हमें उत्तर देना है। कह रहा है कि संध्या काल था, कह रहा है कि संध्या काल था और अभी धुंधलका था और शाह रोशनी से जगमगा उठा। शाम जगमग हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी। बच्चों के मन में फुलझड़ियाँ चल रही थी। कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी की चमक दमक से वातावरण मन की आह्लादित करने लगा। हर मन श्री राम को याद और प्रसन्नता से आसमान छू रहा है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा ये खुशी का दिन हो जाएगा, पवन पर्व हो जाएगा और दीपावली हो जाएगा। तीन में से क्या हो जाएगा? उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त शीर्षक होगा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ऑप्शन नंबर ए खुशी का दिन हो जाएगा, पावन पर्व भी हो जाएगा, सी कह रहा है दीपावली हो जाएगा। तो उपयुक्त शीर्षक इसका क्या हो जाएगा? दीपावली का दिन हो जाएगा। दीपावली के दिन ही पटाखा छोड़ते हैं तो उपयुक्त शीर्षक दीपावली हो जाएगा। मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ हो जाएगा बच्चों का खेल, आतिशबाजी, बहुत सुख होना। ये क्या हो जाएगा? मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत सुख होना। मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत सुख होना, बहुत सुख होना, बहुत सुख होना। मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ हो जाएगा बहुत सुख होना। मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ बहुत सुख होना। उसके बाद से आसमान छूना, आसमान छूना का अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? सराहनीय सफलता। आसमान छूना का मतलब क्या हो जाएगा? सराहनीय सफलता। और यहाँ पर श्री राम को क्यों याद किया जाता है? पूछ रहा है कि श्री राम को क्यों याद किया जाता है? वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में और वे भारतीयों के आराध्य देव हैं। तो कह रहा है कि उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में श्री राम को याद किया जाता है, क्योंकि वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में श्री राम को याद किया जाता है। उसके बाद से हम लोग इधर अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पर ये भी क्या है? ये भी स्लाइड है और इसको पढ़ना है 105 से 108 तक ले ये गद्यांश दिया गया है, पढ़कर उत्तर देना है। कह रहा है एक बार मैंने राधिया को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मैले फटे आंचल से आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सारंगर्भित न थी। उनका आदमी बहुत भोला है और उनका हृदय इतना कोमल है कि छोटी छोटी चोटों से भी धीरज खो बैठता है। और घर की दशा ऐसी नहीं है कि उतने ही जीवों को दोनों समय भोजन भी मिल सके, और इसी से वो अपने और बच्चे के छोटे मोटे दुख को छिपा जाती है। और भगवान उसे परलोक में जो चाहे दंड दे, पर किसी का कुछ छीनने के लिए वह झूठ नहीं बोलती। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक के बारे में हमें बताना है 105 नंबर क्वेश्चन। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सहनशील राधिया। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? सहनशील राधिया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद से कह रहे हैं 106 नंबर भोला होना का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख होना, अशिक्षित होना, सीधा होना।
तो भोला होने का मतलब होगा क्या होगा? भोला होने का मतलब सीधा होना होता है। भोला के मतलब सीधा होना अर्थ है। और कह रहा है कि धीरज खो बैठने का अर्थ क्या हो जाएगा? धीरज खो बैठने का अर्थ हो जाए बेहोश होना और चीखने लगना और परेशान हो जाना। और धीरज खो देना के मतलब होना धीरज खो देना के मतलब क्या होगा हमें ये बताना है। तो परेशान होना। धीरज खो बैठना। धीरज खो बैठना का मतलब होता है परेशान हो जाना। ये धीरज खो बैठना का मतलब होता है। उसके बाद से आंसू पोंछना का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चेहरे को साफ करना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दर्द सहने का प्रयास करना। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आँख को साफ करना। तो कह रहा है कि आंसू पोंछना का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए हमें। चेहरे को साफ करना, दर्द सहने का प्रयास करना और आंसू को साफ करना। दर्द सहने का प्रयास करना 108 का क्या हो जाएगा? दर्द सहने का प्रयास करना। आंसू पोंछने का मतलब ये होता है दर्द सहने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 109 क्वेश्चन कह रहा है और कुट को हमें क्या करना है? एक तरफ कहानी दिया गया है और एक तरफ कहानी दिया गया है, उसको हमें क्या करना है? मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। कह रहा है कि चीफ की दावत किसकी है? तो भीष्म शाहनी की है। आप एक का क्या हो जाएगा? एक का 4 हो जाए। लाल पान की बेगम किसकी है? तो लाल पान की बेगम फणेश्वर नाथ रेणु की है। और बेगम लाल पान की बेगम हो गई फणेश्वर नाथ रेणु। ईदगाह किसका है? तो ईदगाह प्रेमचंद्र का है। और उसने कहा था किससे संबंधित हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा कुलेरी से संबंधित हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे जितना क्वेश्चन है उसको हम करा रहे हैं। आगे देखिए यहाँ से ये कितने 109 क्वेश्चन है ना। अभी हम लोग को 5 से 41 क्वेश्चन बचा है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग मिला लेंगे, उसको देख लेंगे विकल्प कौन सा होगा। पहला का चौथा था ना, इसका बी ही सही होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए और एक तरफ उपन्यास दिया गया और उसको हमें मिलाना है। राग दरबारी और अपना बंटी और झूठा सच और जिंदगी नामा, इसमें से हमें मिलाना है और किसका क्या होगा। कह रहा है कि राग दरबारी किसका है, आपका बंटी किसका है, झूठा सच किसका है, जिंदगी नामा किसका है। तो बताइए। हम झूठा सच तो जानते हैं कि ये यशपाल का है। और आपका बंटी किसका है? आपका बंटी राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला का है। राग दरबारी किसका है? तो श्रीलाल शुक्ला का है राग दरबारी। और आपका बंटी ये मनु भंडारी का है। अपना बंटी ये किसका है? अपना बंटी ये मनु भंडारी का है। एक बच रहा है जिंदगी नामा, ये कृष्णा सोहती का है। एक का 4 और 2 का 1। एक का 4 और नहीं सॉरी, राग दरबारी 1 का 3। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ये सही होगा। ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे गणेश में कौन सी संधि बताइए इसको थोड़ा। गणेश में कौन सी संधि है हमें ये बताना है। गणेश में कौन सा संधि है? तो हम लोग जानते हैं कि गणेश में कौन सा संधि है बताइए। गणेश में कौन सा संधि है? गण प्लस ईश्वर, तो गणेश में ईश्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गण प्लस ईश्वर हो जाएगा। पराधीन में कौन सा संधि हो जाएगा? पराधीन में कौन सा संधि हो जाएगा? पराधीन तो परधन आधीन। पराधीन में कौन सी संधि हो जाएगा? तो परधन अधीन। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर प्लस अधीन, ये पराधीन का संधि विक्षेप हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है नीलकमल में कौन सा संधि है? तो बताइए।
नीलकमल में ये अव्ययी भाव होगा नहीं। और नीलकलम एक तीसरे अर्थ की ओर बोध करा रहा है। तो नीलकमल में कौन सा समास होगा ये हमें बताना है, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है सिटीजन। सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द है, तो सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? ये नागरिक होता है। क्या होता है? ये नागरिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि स्लेबल। स्लेबल का व्यवहारिक हिंदी परिभाषा क्या है? क्या है? साइलेबल। साइलेबल लेबल का ये क्या हो जाएगा? इसका 115 नंबर क्वेश्चन। ये साइलेबल का व्यवहारिक हिंदी परिभाषा शब्द अक्षर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अक्षर होता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो ये क्या होता है? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट फल है। यह स्वादिष्ट फल है। यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? क्रिया विशेषण का, विशेषण का, सर्वनाम का। तो ये स्वादिष्ट फल वाक्य में स्वादिष्ट, ये विशेषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा 17 के ये भी। और उसके बाद से कह रहा है कि खाक छानना का अर्थ हो क्या होना? धूल इकट्ठा करना, धूल साफ करना और दर दर भटकना। खाक छानना का मतलब क्या होता है? धूल साफ करना। खाक छानना के मतलब होता है, बताइए। खाक छानना का अर्थ क्या होगा? तो दर दर भटकना। खाक छानना का अर्थ होता है दर दर भटकना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से ऊँट के मुंह में जीरा कहने का मतलब है कि बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना, ये क्या हो जाएगा? ये ऊँट के मुंह में जीरे का कार्य हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रिक्त वाक्यों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त वाक्य का पूर्ति कर रहे हैं। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। वह प्रतिदिन संध्याकालीन भ्रमण के निकलता है। वह प्रतिदिन संध्याकालीन भ्रमण के निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। वो प्रतिदिन कालीन भ्रमण के निकलता है। वो प्रतिदिन, तो क्या हो जाएगा? संध्याकालीन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए। आगे कह रहा है यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना की जा सकती है? तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मिश्र वाक्य की बात कर रहा है। यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? यहाँ पर मिश्र वाक्य की बात कर रहा है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इधर क्वेश्चन है, थोड़ा 122 है ना, ये स्लाइड में साफ नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा उसको आगे देख रहे हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। 1 मिनट, इधर फिर लिया गया होगा उसको। नहीं आया क्या? देख रहे हैं उसी को, क्या दिखाई दे देगा लगभग। अच्छा, बाईस नंबर क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि आज रविवार का दिन है। तो आज रविवार का दिन है, तो आज रविवार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। आज रविवार है।
ये हो जाएगा। कह रहा है कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं संख्या में, तो इसका पदबंध क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, क्योंकि संख्या में बता रहा है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कह रहा है कि वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? हमें ये बताना है। तो क्रिया पदबंध शेर की तरह दहाड़ता गया, तो शेर की तरह वाक्य में किस तरह की पदबंध है? तो क्रिया पदबंध, तो क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। उसके बाद से कह रहे हैं वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 3, 4। तो वाक्य के कितने भेद हैं? 2 हैं कि 3 हैं? वाक्य वाच्य के कितने भेद हैं? यहाँ पर पूछ रहा है कि वाच्य के कितने भेद हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मुझे भागा नहीं जाता, तो ये इसमें कौन सा वाच्य है? तो ये भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है ना, सॉरी, अज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत है। तो अज्ञार्थक वाक्य के शैली आधार पर वर्गीकृत है। तो ये किस पर वर्गीकृत है? तो ये शैली के आधार पर वर्गीकृत है। उसके बाद से संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो ये 3 भेद हैं। एक सरल होता है, एक संयुक्त होता है, और एक मिश्र होता है। तो 3 होता है। उसके बाद से हम लोग आएंगे इधर, थोड़ा इधर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हो गया वो वाला 3 होता है। यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। तो ये शुद्ध शब्द, ये वाला कंप्यूटर इस तरह लिखा जाता है। पूछ रहा है कंप्यूटर का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो ये कम हो जाएगा, यहाँ पर बिंदी रहेगा, कम प-यू-टर, ये इस प्रकार से शुद्ध होगा कंप्यूटर। उसके बाद से आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में है पानी, कौन सी व्यंजना है? तो ये अर्थ की ओर, तो अर्थी व्यंजना, ये अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, तो अर्थी व्यंजना हो जाएगा। ये किसके तरफ कर रहा है? तो ये अर्थ की ओर कर रहा है, तो अर्थी व्यंजना हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर साफ दिखाई देगा, बस 1 ही 2 क्वेश्चन है, दिखाई देगा। यहाँ से साफ दिखाना है। अलंकार शब्द में अलम का अर्थ क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो ये श्रृंगार करना होता है। क्या होता है? तो ये श्रृंगार करना होता है। उसके बाद से कह रहा है कि पीपर पात सरिसम मनोडोला। तो पीपर पात सरिसम मनोडोला किसे संबंधित है? पीपर पात सरिसम मनोडोला में किसे संबंधित है? पीपर पात सरिसम मनोडोला में कह रहा है कि उपमेय कौन सा है, कौन है, वही बताना है। तो उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। पीपर के पत्ता सरिस मन डोला, तो ये मन की यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मन की तुलना कर, माने कि उपमेय कौन होता है? जिसकी अगर हम तुलना कर रहे हैं ना, देखिए उपमेय कौन होता है? उपमेय जिसकी हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पर मन की हम लोग तुलना कर रहे हैं कि मन न पीपर के पत्ते के समान डोलता है। तो मन पीपर के पत्ते के समान डोलता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें वाच्य, जो वाच्य शब्द है ना, वह बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मन वाच्य शब्द हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, वही होगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग
त्यो त्यो उज्ज्वल होई में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ज्यो ज्यो माने कि एक विरोधाभास कर रहा है कि जस जस अगर जस जस अंधेरा हो रहा है तस तस उजाला होने के यहाँ प्रतीक दिखाई दे रहा है इस वाक्य में, तो हमें ये विरोध का प्रतीक हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। कर उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो संभावना होता है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ संभावना, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग अभिहस्य संत सरोज सभ हर्षे लोचन दृंग, ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये इसमें बता रहे हैं कि रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार हो जाएगा, वह रूपक अलंकार होगा। उसके बाद से कह रहा है ना कि अति मलिन वचन कटोल, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा। इसमें मनहु मानो आ रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये मनहु आ रहेगा ना, तो ये उत प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। थोड़ा इसको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम करा देंगे इसको बाद में। और यहाँ पर भी कौन सा दीप सा तन घुल चुका, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगी, ये दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा। यहाँ पर कह रहा है कि दोहा की प्रत्येक मात्राओं बताना है, तो दोहा में 13 और 11 की मात्राएं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 13 11 ये दोहा में होता है। और कह रहा है कि और अस कहीं चीरी चितई तिहि ओरा सिय मुख शशि भाई प्रवचन चिकोरा में किसे संबंधित हो जाएगा। अस कहीं फिर चितही तेहि ओरा में इसमें कह रहा है कि कौन से चौपाई हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये चौपाई हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो ये चौपाई हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 13 पर यति होता है। 11 और 13 11 13 पर 24 मात्राएं होगा, पर 11 13 पर क्या हो जाएगा, 11 13 पर यति होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये रोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रोला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद से छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं, तो लघु और दीर्घ होता है। आप 2 हो जाएगा, लघु और दीर्घ हो जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट को ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। कह रहा है सामान्य रूप में काव्य गुण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं ना कि काव्य गुण के कितने भेद होते हैं, बताइए सामान्य रूप में। तो काव्य गुण के 3 ही भेद होते हैं। काव्य गुण के 3 ही भेद होते हैं। कह रहा है कि इसकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, इसकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इसका काव्य गुण क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा। इसमें ओज गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कर रहा है, आगे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी गई है अवनी और अंबर तल में। ये पंक्ति काव्य गुण किसे संबंधित हो जाएगा, तो ये पंक्ति गुण चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें ये ओज गुण तो नहीं है, मधुर भी नहीं है, कि प्रसाद हो जाएगा। जहाँ खुशी का भाव हो, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है चलतन में, अगर खेल रही है तो हम लोग मान लीजिए कि खेलेंगे तो खुशी का अनुभव करेंगे, तो ये प्रसाद गुण से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जहाँ खुशी का भाव हो प्रसाद गुण से संबंधित हो जाएगा। जहाँ युद्ध से संबंधित हो, वीर जैसी भावनाएं हो, ओज हो जाएगा, और शांत भावना मधुर में आ जाएगी। कह रहा है कि रस निष्पत्ति का स्थायी भावों के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं, तो रस निष्पत्ति का स्थायी भाव,
तो कह रहा है कि रस निष्पत्ति का स्थायी भावों के अतिरिक्त उसके अलग स्थायी भाव होता है, एक विभाव होता है, एक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो कितने हो जाएंगे? तो ये 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ा हुआ है? तो 9 रसों में कितने हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जोड़ा हुआ है? तो 2 रस जोड़ा गया, वात्सल्य और भक्ति, 2 रस से जोड़ा गया है ये संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में। उसके बाद से शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो ये निर्वेद हो जाएगा शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव ये 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन इधर है, 2 क्वेश्चन इधर है। इधर देखिए 49 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 49 नंबर। बालधि विशाल विकराल ज्वल जालो मनोलंग कलिबे को कल रसना पसारी है और सारी है केथ व्योम बितिखा भरे भूरी धूमकेतु बीरस वीर तरवार सी उधारी है। इस पंक्ति में क्या हो रहा है? ये भयानक रस से संबंधित हो जाएगा, भयप्रद हो रहा है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह आजहूँ है छोटी। तो ये इसमें क्या हो, वात्सल्य प्रेम है, यहाँ वात्सल्य प्रेम है। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हम 50, 60, 70 के आसपास प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो अपना आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं। अपना आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।